अब एक बार हमने जब एल्गो बना दिया दोस्तों, तो हमें उसका पिक्चर बनाना है जिसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। अब फ्लो चार्ट में हम यूज़ करते हैं सिंबल्स का, और हर चीज़ का एक सिंबल पहले से ही फिक्स्ड है। और हमेशा फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना सेकंड स्टेप होती है किसी भी लॉजिक की। अब यहाँ पे कौन कौन से सिंबल्स हम यूज़ करेंगे? इलिप्स, रोम्बस, पैलोग्राम, सर्कल, रेक्टेंगल और एरो। और सबका पर्पस लिखा हुआ है कि इलिप्स का हम यूज़ करेंगे स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए, वर्टिकली में पढ़ रहा हूँ। पैलोग्राम का यूज़ क्या होगा? इनपुट आउटपुट के लिए। कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? रेक्टेंगल। आगे चल के मैं अगली क्लास में डिसीजन मेकिंग सिखाऊंगा नेक्स्ट वीक, तो डिसीजन मेकिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? रोम्बस। ऐसे हम नेक्स्ट वीक सीखेंगे कनेक्टर का यूज़, कि कैसे हम कनेक्टर का यूज़ करते हैं। तो आज हमें बस 4 चाहिए, इलिप्स चाहिए, पैलोग्राम चाहिए, रेक्टेंगल और एरो चाहिए। जैसे टीचर ने मुझे कहा, भाई भूपेन अभी अभी तुमने जो एल्गो देखा उसका लॉजिक बताओ या फ्लो चार्ट बना दो। सबसे पहले हमने क्या बनाया? स्टार्ट का सिंबल। फिर हम जानते कि पैलोग्राम हमने 2 बार क्यों यूज़ किया? क्योंकि 2 बार इनपुट लेना है। अब सी इनपुट नहीं है, सी क्या? कैलकुलेशन है, तो सी के लिए हमने रेक्टेंगल यूज़ किया। जो सिंबल इनपुट के लिए यूज़ होता है वही सिंबल आउटपुट के लिए यूज़ होता है। तो टेक्निकली हमें सी इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा? ए प्लस बी रेक्टेंगल में, और अंत में हम किसे प्रिंट करवा देंगे? सी को। जब भी मैं कोई सी प्रोग्राम बनाऊंगा दोस्तों, तो उसमें इतना रहेगा ही रहेगा। तो जब हम लेते 21 जुलाई को, तो 21 जुलाई को हमने ये स्ट्रक्चर समझा था कि सबसे पहले हम लिखते हैं हैश इंक्लूड, फिर इंट मेन, फिर कर्ली ब्रेसेस। अब ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब भी आप कोई लॉजिक सोचोगे तो बस इतना ऐसा सोचोगे। कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट जब लॉजिक नहीं सोचते हैं तो वो प्रोग्राम को यहाँ से सोचना शुरू करते हैं, जबकि ये चीज़ तो हर प्रोग्राम में आनी ही है। ये तो आप बाद में भी लिख सकते हो। जैसे हैश का काम किया प्री प्रोसेसर, एक ऐसा काम जो कंपाइलेशन से पहले करना है। जब भी हम किसी प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमेशा एंट्री कहाँ से होगी? मेन से। तो मेन फंक्शन बनना ही बनना है। ये जो मैंने कर्ली ब्रेसेस यूज़ किए, ये रिप्रेजेंट करते हैं ब्लॉक, कि किसका कितना सीमा क्षेत्र है। जैसे मेरा सीमा क्षेत्र केवल ये क्लासरूम है, चीफ मिनिस्टर का सीमा क्षेत्र केवल वो स्टेट, प्राइम मिनिस्टर का केवल कंट्री तक, जबकि गॉड का पूरे यूनिवर्स में। तो जिससे मेरा सबसे छोटा स्कोप है और गॉड का सबसे बड़ा स्कोप है, वैसे प्रोग्राम का भी क्या बनता है? स्कोप। तो हम सिस्टम को बता रहे हैं कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक हम जो भी लिखेंगे वो किसका पार्ट है? मेन फंक्शन का। हमारे कुछ दोस्तों ने कभी टर्बो सी में काम किया होगा, तो टर्बो सी में दोस्तों वॉइड मेन भी चलता है और इंट मेन भी चलता है। लेकिन हमारे जितने भी मॉडर्न कंपाइलर्स हैं, दे ओनली अलाउ इंट मेन। जब मैंने सेकेंड क्लास के लेक्चर्स को अपलोड किया, तो टॉप 10 डिफरेंसेस बिटवीन टर्बो सी एंड कोड बॉक्स भी अपलोड किया था। गूगल क्लासरूम में वीडियोस प्रोवाइड करने का यही उद्देश्य है दोस्तों, कि कम से कम एक बार आप देखो। होता क्या है कि पूरी दुनिया के लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, लेकिन क्लास के स्टूडेंट कम देखते हैं। जिसे हम कहते हैं दिया तले अंधेरा, कि मैंने अपने दोस्तों से कहा कि भाई टॉप 10 डिफरेंसेस देखो, लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं। क्योंकि जब मैं भी आप लोगों को वीडियो देता हूँ तो यूट्यूब पे चेक करता हूँ कि कितने बच्चों ने देखा, तो लिखा था 0। तो टेक्निकली उस केस में वो वीडियो आपको देखने का मतलब ही नहीं रहा। जबकि मैं चेक करता हूँ तो यूएस में या बाकी कंट्रीज़ में बाकी लोग देख रहे होते हैं ज़्यादा। तो मेरी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं आपको रिकमेंड वीडियो सेंड करूँ, उस पर एक बार देख जरूर लेते कीजिए दोस्तों। तो कंक्लूजन निकला कि जब आप टर्बो सी में काम करते तो वॉइड मेन भी चलता है, इंट मेन भी काम चलता है। लेकिन जितने भी आधुनिक कंपाइलर है वो हमेशा क्या यूज़ करते हैं? इंट मेन। लास्ट में भी लिखना पड़ता है रिटर्न 0। ये वैल्यू जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। यहाँ पे 0 का मतलब है सक्सेस और 1 का मतलब क्या है? फेलियर। तो जब जब हमारा कोई ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, जैसे मैंने कल कुछ अमेजोन से ऑर्डर किया, लिखा गया योर ट्रांजेक्शन वॉज सक्सेसफुल। योर ट्रांजेक्शन वॉज सक्सेसफुल क्यों आया? क्योंकि हमारी एंड्रॉइड ऐप ने ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या भेजा? 0।
जिससे कि ट्रांजेक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बाई चांस अगर मैं यूपीआई पिन गलत डालता तो ट्रांजेक्शन फेल हो जाता। यहाँ पे 0 का मतलब है सक्सेस और 1 का मतलब क्या है, फेलियर, जो कि एसटीएल में डिफाइन किया हुआ है। तो चलिए अब हम अंत में प्रोग्रामिंग पे चलते हैं। लेकिन प्रोग्राम बनाने से पहले दोस्तों में समझना पड़ेगा मेमोरी लोकेशन टेबल। अब एक कुछ दिन बाद दोस्तों बहुत अच्छी 2 पिक्चर लगने वाली है, शायद 11 अगस्त को, और आप लोगों को पहले से प्री बुकिंग करवानी पड़ती है, जैसे कि आप लोगों की सीट रिजर्व रहे। वैसे सी लैंग्वेज में जो जो वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं, हमें बताना पड़ता है कि कौन कौन से वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम बनाते हैं दोस्तों मेमोरी लोकेशन टेबल, जो कि रैम में बनता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी लिखा हुआ है। जब जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर से मेमोरी एलोकेट करता है। जैसे सिनेमा हॉल वाले हम एक सीट एलोकेट करते हैं, या सिनेमा हॉल से अच्छा बेटर एग्जाम्पल है ट्रेन, हम ट्रेन में रिजर्वेशन करवाते हैं जिससे हमारी सीट फिक्स हो जाए। यहाँ पे हम स्टोर करते हैं उस वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस को हम यूजुअली हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। उस वेरिएबल का नाम, कि उस वेरिएबल का नाम क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। सी लैंग्वेज की खराबी है कि सी लैंग्वेज में अगर आप किसी वैल्यू को नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट उसमें कुछ भी गार्बेज वैल्यू होगी, जिससे हम क्या कहेंगे, अननोन वैल्यू। जैसे जब हम ट्रेन में सफ़र करते तो हमसे पहले कोई ना कोई मुसाफिर बैठा होगा, हो सकता है वो गंदगी छोड़ गया। तो कंक्लूजन निकला कि जब भी हम सी में किसी वेरिएबल को वैल्यू नहीं देंगे तो हमेशा वो उसमें क्या होगा, गार्बेज वैल्यू होगी। साथ साथ हमें बताना पड़ता है कि उसमें डेटा कैसे स्टोर करें, इंटीजर डेटा या फ्लोट डेटा या कैरेक्टर डेटा। जैसे दोस्तों आज के हमारे इस लॉजिक में हमने देखा कि 3 वेरिएबल्स थे, वेरिएबल ए था, वेरिएबल बी था, वेरिएबल सी था। हालांकि कंप्यूटर में एड्रेसेस डिफरेंट होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या माना कि पहला एड्रेस वेरिएबल किस एड्रेस पे, 100 पे है, दूसरा किस पे, 104 पे, और तीसरा किस पे, 108 पे। मान के चल रहे कि पहले की वैल्यू 5 है। इंट का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर यानी होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्याएं। 2 व्यक्ति हो सकते हैं, 4 व्यक्ति हो सकते हैं, 3.5 व्यक्ति नहीं हो सकते। तो जहाँ भी पूर्ण संख्या हो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, इंट। हालांकि आने वाले क्लासेस में हम सीखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल वैल्यूज, जैसे 1.5, 2.5। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है नीचे वाला फिगर, क्योंकि आपके 90% दोस्तों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें स्टार्टिंग में आती है स्कैनएफ में। लेकिन जो जो दोस्त आज की क्लास अटेंड कर रहा है उसे कभी भी स्कैनएफ में दिक्कतें नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हंसता हुआ चेहरा देखें। हमारा ये हंसता हुआ चेहरा एक क्लाइंट है या यूज़र है, और हम जानते हैं कि यूज़र इनपुट किससे करता है, कीबोर्ड की मदद से। अब मेरा नंबर फेवरेट है 5, तो माना कि यूज़र ने भी क्या दबाया, 5। अब ये 5 किसके पास जाता है, स्कैनएफ के पास, क्योंकि सी लैंग्वेज में स्कैनएफ एक स्पेशल फंक्शन है जो स्पेशली इनपुट लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब परसेंट को हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। हालांकि और भी बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज हमें याद रखना है कि जब भी %d लिखा हो तो मतलब एक कैसी वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। तो हम स्कैनएफ से कह रहे हैं कि हमें एक इंटीजर वैल्यू लेनी है, कहाँ से, कीबोर्ड से, और कहाँ भेजनी है, लिखा है %a, और यहाँ पे % का मतलब लिखा है मेमोरी एड्रेस ऑफ। तो सिंपली इसका मतलब क्या हुआ कि यूज़र ने कीबोर्ड से प्रेस किया 5, जो कि स्कैनएफ के पास गया, % रिप्रेजेंट करे कि मैं इंटीजर वैल्यू ली, और ये इंटीजर वैल्यू किसकी एड्रेस पे जाना चाहिए, ए की एड्रेस पे। तो ए की एड्रेस पे आ गया 5। अब दोस्तों मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे टीचर ने ए इनपुट करना सिखा दिया, तो अब तो मेरा काम बड़ा आसान। अब जैसे मुझे बी इनपुट करना, तो बस सिंपली यहाँ पे ए मिटा के क्या कर देंगे, बी। अब कभी कभी हमारे स्टूडेंट यहाँ पे डबल कोट लगाने में मिस्टेक कर जाते हैं। जैसे आज हमें व्हाट्सएप पे हमारे किसी फ्रेंड ने प्रोग्राम भेजा, तो उन्हें यहाँ पे डबल कोट्स में मिस्टेक की थी। डबल कोट यहाँ शुरू होकर यहाँ बंद हो रहा है। कभी कभी स्टूडेंट कहते हैं या तो डबल कोट लगाते नहीं है, या फिर लास्ट में बंद करते हैं, जबकि डबल कोट आप देखिए कहाँ बंद हुआ, यहाँ पे बंद। क्योंकि स्टार्टिंग में स्टूडेंट को दिक्कतें आती है टाइपिंग की,
कि जैसा मैं प्रोग्राम सिखाता हूँ वैसा वो टाइप नहीं करते हैं, कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि कहाँ हमने डबल कोट शुरू किया और कहाँ हमने डबल कोट क्लोज किया। अब हमारी किसी फ्रेंड ने सवाल पूछा है कि सर ये एम्परसेंड का मतलब क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे देखो, कंप्यूटर से हम पूछे कि ए क्या है, तो कंप्यूटर कहेगा कि ए क्या है 5, ए क्या है 5। लेकिन अगर हम एम्परसेंड लगा दें तो एम्परसेंड मतलब वो यहाँ नहीं देखेगा, वो किस तरफ देखेगा, उस केस में कंप्यूटर दोस्तों देखिए, जब हम कंप्यूटर भैया से कहते हैं कि कंप्यूटर भैया आप ए बताइए, तो कंप्यूटर भैया हमें क्या बताएगा 5। लेकिन मैं कंप्यूटर भैया से पूछूं कंप्यूटर भैया क्या प्रिंट करो एम्परसेंड ए, तो कंप्यूटर भैया को क्या देना पड़ेगा एड्रेस। अच्छा दोस्तों, ये वेरिएबल बनते कहाँ पे रैम में, और रैम का मतलब भी क्या रैंडम। रैंडम मतलब जहाँ भी हमारे कंप्यूटर में स्पेस अवेलेबल होगा वहाँ वेरिएबल बन जाएगा। तो डेफिनेटली ये डिफरेंट एड्रेसेस होंगी, लेकिन क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मुझे समझाने के लिए कुछ ना कुछ तो वैल्यू यूज़ करनी थी, तो मैंने वैल्यू क्या पसंद की 100, 104, 108, बट टेक्निकली दीज कैन बी एट डिफरेंट वैल्यूज। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोग्राम की। तो सबसे पहले टीचर ने यहाँ पे इंक्लूड किया दोस्तों stdio.h, क्यों, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जिसमें दो फंक्शन है प्रिंटफ और स्कैनफ। सी लैंग्वेज में कई लाइब्रेरीज हैं, जिसमें से जब जब हमें प्रिंटफ और स्कैनफ को यूज़ करना तो वी हैव टू यूज़ stdio.h। फिर मेन फंक्शन तो बनना ही था, हमने कंप्यूटर पे सीखा कंप्यूटर पे इंटीजर ABC, तो इसलिए मैंने पहले फिगर समझा दिया कि भाई मुझे क्यों ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की, क्योंकि हम सिस्टम को इन्फॉर्म करें भैया सिस्टम हमें यहाँ पे 3 वेरिएबल चाहिए, और तीनों के तीनों कैसे चाहिए, इंटीजर वैल्यूज हमें चाहिए। प्रिंटफ का काम होता है मैसेज को डिस्प्ले करना। कंप्यूटर की फील्ड में जो भी हम डबल कोट्स में लिखते हैं वो वैसे का वैसा ही प्रिंट हो जाएगा। जैसे अभी मेरे कई फ्रेंड मुझसे ऑनलाइन इंटरेक्शन करें मैसेज विंडो में, तो जैसा वो अपने मैसेज विंडो में टाइप करे वैसा मुझे दिख रहा है। वैसे ही दोस्तों जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है एंटर ए, स्क्रीन पे भी वैसा का वैसे ही मैसेज आ जाएगा। तो जब जब मैसेज डिस्प्ले करना हो तो प्रिंटफ। अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन लग रहा है, जैसे इंग्लिश में सेंटेंसेस होते हैं वैसे ही प्रोग्रामिंग में स्टेटमेंट होते हैं। जैसे गांधी जी का ऐसा मैं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, और इंग्लिश ग्रामर में प्रॉपर्ली अगर मैं डॉट लगाना भूल जाऊँ तो टीचर मुझसे नाराज़ हो जाती है कि तुमने कैसे ऐसे लिखा है, क्योंकि हर स्टेटमेंट हर वाक्य के पूर्ण होने के बाद डॉट लगना चाहिए, विराम चिन्ह हमें कहते हैं हिंदी में। वैसे ही कंपाइलर क्या करता है स्टेटमेंट्स पढ़ता है, और हर स्टेटमेंट की पहचान क्या है दोस्तों कि लास्ट में क्या लगना चाहिए सेमीकोलन। तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, ये दूसरा स्टेटमेंट। अच्छा अब हमें टीचर ने सिखाया था तो उसे स्कैनफ। अब परसेंट आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी समझा कि परसेंट किसके लिए यूज होता है, इंटीजर के लिए। डेटा किसके एड्रेस पे भेजना है, एक ही एड्रेस पे। जैसे मैंने 5 पेस्ट किया था, अब कॉपी पेस्ट तो सबको आता है दोस्तों कि जैसे हमने ए इनपुट किया सेम वैसे हम क्या इनपुट कर सकते हैं बी। अब ए भी पता है बी भी पता है, तो सिंपली हम जो है दोस्तों कर सकते हैं C इक्वल टू A+B। अब यहाँ से मुझसे स्टूडेंट नाराज हो जाता है, यहाँ कहते सर आपने एड्रेस क्यों नहीं लगाई। दोस्तों यहाँ पे भी एड्रेस लगा सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर भी करेगा क्या, वैल्यू ऐड नहीं करेगा। भाई अगर हम गलती से यहाँ पे एड्रेस लगा दें तो कंप्यूटर भी क्या ऐड करना शुरू कर देगा, उनकी एड्रेसेस को। क्योंकि अगर आप गलती से ऐसा लिख दोगे तो कंप्यूटर भैया क्या देखेगा, एड्रेस। जबकि हम कंप्यूटर भैया से करें कि कंप्यूटर में हमें एड्रेसेस नहीं देखनी है, हमें क्या करना है C इक्वल टू A+B। तो कंप्यूटर यहाँ देखेगा तो A कितना है 5, यहाँ देखेगा तो B कितना है 6,
तो इन दोनों का जोड़ कितना आएगा दोस्तों? 11। तो यहाँ आके क्या स्टोर हो गया? 11। अच्छा, आप सोच के देखो कि प्रिंट हमें क्या करवाना है। हमें प्रिंट ये करवाना है कि हमें प्रिंट ये करवाना है, क्योंकि जब मैं प्रिंटफ लिखूंगा तो आपके मन में सवाल आएगा कि हमें क्या लिखना है। तो चलिए अब हम प्रिंट करवाते हैं। हम लिखा प्रिंट एफ सम इक्वल टू परसेंट डी, और जैसा कि आपने टीचर ने बताया था कि परसेंट डी एक इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। किसकी इंटीजर वैल्यू हमें चाहिए? सी की इंटीजर वैल्यू। तो आपके मन में देखो सवाल आ गया कि यहाँ पे एम्परसेंट क्यों नहीं? तो ये फिगर कह रहा है कि भाई सी क्यों लिखा हमने, हमें यहाँ जाना है। गलती से एम्परसेंट से लिखते तो कहाँ चले जाते? इस तरफ चले जाते। तो उस केस में सी का एड्रेस प्रिंट हो जाता है, जबकि हमें प्रिंट क्या करना है? सी की वैल्यू प्रिंट करनी है। अब देखो मैंने उसी चीज़ को यहाँ पे फिगर से समझाया हुआ है दोस्तों। पहले स्क्रीन पे लिखा रहेगा कृपया ए डालिए, मैंने कहा 5। कृपया बी डालिए, मैंने कहा 6। अब कंप्यूटर भैया सम इक्वल टू परसेंट ही प्रिंट नहीं करेगा। कंप्यूटर कहेगा सम इक्वल टू कितना? 11। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ परसेंट ही लिखा था वहाँ पे क्या प्रिंट होगी? वैल्यू प्रिंट होगी। तो यहाँ हमेशा स्टूडेंट पूछे एम्परसेंट क्यों नहीं? क्योंकि एम्परसेंट वैल्यू नहीं, एम्परसेंट क्या देता है दोस्तों? एड्रेस। अब देखिए कहाँ कहाँ सेमीकोलन है? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो हर स्टेटमेंट की पहचान क्या है? उसमें क्या लगा हुआ है? सेमीकोलन। टीचर मुझसे कहेंगे भाई भूपेन तुमने मेन में सेमीकोलन क्यों लगाया? अगर हम मेन में सेमीकोलन लगाते तो उसका ब्लॉक कहलाता ही नहीं, जबकि हम क्या कह रहे थे कि ये तो ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ब्लॉक क्या हो रहा है? एंड। तो टीचर से हमें वाइवा में कहना पड़ेगा कि मैम हम यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा सकते, उसके इसमें मेन भी खत्म हो जाएगा। जबकि हम कंपाइलर से करें कि मेन अभी खत्म नहीं हुआ है, स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस से लेके एंडिंग कर्ली ब्रेसेस तक जो कुछ भी है विल बी द पार्ट ऑफ मेन फंक्शन। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों को ये छोटा सा लॉजिक समझ में आ गया होगा। दोस्तों प्रोग्रामिंग करने के लिए चाहिए होता है कंपाइलर, साथ साथ एक एडिटर जिसमें हम कोडिंग टाइप कर पाए। तो आजकल आते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें लिखने के लिए एडिटर भी होता है और साथ साथ कंपाइलर भी उनकी आता है, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाता है। तो कोडब्लॉक्स एक टूल है जिसमें कंपाइलर भी है। और देखिए दोस्तों कौन सा कंपाइलर इसमें यूज़ हो रहा है? GNU GCC। हालांकि कोडब्लॉक्स की खासियत है कि बहुत सारे कंपाइलर सपोर्ट करता है। तो जब आप बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में सिलेक्ट हो जाओगे दोस्तों, तो हो सकता है कि आपका कंपाइलर कोई डिफरेंट हो, तो बस आप वो कंपाइलर यहाँ से सिलेक्ट करोगे। तो मुझसे हमेशा स्टूडेंट पूछते सर हम कोडब्लॉक्स ही क्यों यूज़ करें? तो कोडब्लॉक्स की सबसे अच्छी विशेषता क्या है कि आपकी कंपनी का जो कंपाइलर होगा उसके बेसिस पे आप यहाँ पे कंपाइलर चेंज कर सकते हो। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कॉम्पिटिशन्स में क्या यूज़ होगा? GNU GCC, जो कि हमेशा क्या होता है? फ्री एंड ओपन सोर्स। अच्छा, फिर हमें फाइल में जाके क्या करना पड़ता है दोस्तों? हमेशा न्यू और एम्प्टी फाइल, जिससे कि हम प्रोग्राम को टाइप कर पाए। तो जो जो प्रोग्राम हमने अभी समझा था उसी को हम वैसा का वैसा ही टाइप कर लेते हैं। अब क्योंकि मेरी टाइपिंग प्रैक्टिस है तो मुझे कम समय लगना चाहिए एज़ कम्पेयर टू उन दोस्तों के जो फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। हालांकि टाइपिंग मिस्टेक अभी भी मेरे साथ भी हो रही है, लेकिन ठीक है। अब बस इसी को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया दोस्तों। तो पहली बार जब मैंने प्रोग्रामिंग सीखी तो मुझे भी टीचर ने प्रोग्राम सिखाया था। बस फिर पूरी रात मैंने बैठ के बहुत सारे प्रोग्राम बनाए थे, क्योंकि समझ में आ गया था कि हाँ ऐसी ही प्रोग्रामिंग होती है। अब दोस्तों में रिजल्ट प्रिंट करनी है तो क्या? सम इक्वल टू क्या? परसेंट डी, कॉमा क्या? सी। अब प्रोग्राम को सेव करना जरूरी है, तो मैं फाइल में जा रहा हूँ, कह रहा हूँ सेव एज। जहाँ चाहे वहाँ सेव कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मुझे सिस्टमेटिक काम करना पड़ता है। अब क्योंकि सिस्टमेटिक काम करना है मुझे, तो मैं रिक्वायर्ड जगह पे सेव कर लेता हूँ जहाँ मुझे सेव करना चाहिए।
बाकी आप अपना खुद का फोल्डर बना के भी प्रोग्राम सेव कर सकते हैं। अच्छा, मैं नेमिंग क्या पसंद करता हूँ, 1। फिर उसका पर्पस, और मैं क्या नहीं भूलता हूँ दोस्तों, तारीख डालना, जैसे कि फ्यूचर में किसी प्रोग्राम को ढूंढना हो तो दिक्कतें ना आए। और उससे भी जरूरी दोस्तों क्या, .cpp। .cpp नहीं लगोगे तो बाय डिफॉल्ट वो सी ले लेगा, यहाँ से सेव। अच्छा, सेव करने का फ़ायदा कि वो सिंटेक्स हाईलाइटिंग हो गई। सीपीपी की विशेषता है क्या, ये सी को भी सपोर्ट करेगा और आगे चल जो मैं सी प्लस एस के फीचर्स यूज़ करूँगा उसको भी सपोर्ट करेगा। अच्छा, एक बार जब एडिटर में प्रोग्राम टाइप हो जाए तो देखिए कितना फ़ायदा होता है आईडी का। अब आपको कंपाइल करने के लिए कोई कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको बिल्ड में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है कंपाइल। नीचे यहाँ पे एक लॉग विंडो होती है जो बताती है कि कैसा रहा प्रोग्राम। कभी कभी दोस्त मुझे फ़ोन करते, सर ये हमें मिल नहीं रहा, तो सिंपली व्यू में जाओगे दोस्तों, और व्यू में क्या अवेलेबल, लॉग। तो कंप्यूटर भैया मुझे कह रहा है भाई भूपेंद्र सब कुछ ओके है, तुम्हारे प्रोग्राम में कोई एरर भी नहीं है, कोई वार्निंग भी नहीं है। और जैसा कि आज मैंने स्टार्टिंग में समझा था कि कैसी फाइल बन जाती है, EXE फाइल, जो मैं किसी को बेच भी सकता हूँ। अब बस हमें कहाँ जाना है दोस्तों, हमें जाना है रन में। यहाँ से भी रन कर सकते हो और यहाँ से भी रन कर सकते हैं। देखिए प्यारा सा मैसेज आ गया, भाई तुम ए बताओ, तो मेरा पहला नंबर 9, तुम दूसरा नंबर बताओ, मैंने कहा 2। तो हिंदी का एक मुहावरा बन गया दोस्तों, क्या, 9 2 11। अब यहाँ पे सम इक्वल टू क्या लिखा है दोस्तों, 11। और यहाँ पे लाइन क्यों चेंज हो गई, क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था स्लैशिंग के बारे में, कि स्लैशिंग क्या करता है दोस्तों, लाइन चेंज करता है। तो मैं चाहता था कि लाइन चेंज होकर मैसेज प्रिंट हो, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। अच्छा दोस्तों, अब मैं कुछ और लिख रहा हूँ, मैं कंप्यूटर पे से करूँ कि कंप्यूटर पे कृपया करके इस लाइन को ना पढ़े। एक तरीका है कि मैं इस लाइन को मिटा दूँ, दूसरा तरीका है कि मैं इसके आगे 2 स्लैश लगा दूँ। जब हम किसी लाइन के आगे 2 स्लैश लगाएंगे तो कंपाइलर उस लाइन को नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उससे हम कहते हैं कमेंट। मैं कंप्यूटर पे से करूँ कि कंप्यूटर पे आप ऐसा प्रिंट करा, प्रिंट एफ खाली स्थान प्लस खाली स्थान इक्वल टू खाली स्थान। अब पहले खाली स्थान में ए आए, दूसरे खाली स्थान में बी और तीसरे खाली स्थान में सी। मैं स्टूडेंट हूँ दोस्तों, मैं स्टूडेंट की तरह सोच रहा हूँ। अब मैं सोचूंगा यार ये खाली स्थान में मैं क्या लिखूँ, तो आज ही मुझे टीचर ने सिखाया कि भाई इंटीजर के लिए क्या लिखा जा सकता है, %d। अब यहाँ पे 3% क्यों, क्योंकि पहला ए के लिए, दूसरा बी के लिए और तीसरा सी के लिए। अब फिर से कंपाइल करते हैं दोस्तों और करते हैं रन। कंप्यूटर पे कह रहा है भाई भूपेंद्र तुम ए बताओ, मैंने कहा 9, बी बताओ, मैंने कहा 2। तो सिस्टम कह रहा है कि अब क्या बन गया, 9 2 11। तो कंक्लूजन निकला कि ऐसा टीचर मैंने आपको एक प्रोग्राम सिखा दिया, उसी में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। फिर से मैं स्टूडेंट बन जाता हूँ दोस्तों, मैं इसे सेव एज कर लेता हूँ। सेव एज, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है, फाइल सेव एज, नए नाम से सेव करने के लिए। तो मैं इसे नए नाम से सेव कर लेता हूँ। तो मैं वापस स्टूडेंट बन गया और मुझे लगा यार मुझे तो फोर्स का प्रोग्राम बनाना चाहिए। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स ड्यू टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हम सभी ने न्यूटन्स के लॉ पढ़े हैं। कि जितना अधिक मास होगा उतना अधिक आपको फोर्स लगाना पड़ेगा उसे मूव करने के लिए। तो पहले तो मैं यूजर से पूछना पड़ेगा मास। अच्छा, ब्रैकेट में हम बता देते हैं वो केजी में ही होगा। तो बस एक जगह क्या करना है, फिर पूछेंगे क्या दोस्तों, एक्सेलरेशन। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ए। अब यहाँ पे वेरिएबल्स भी चेंज हो जाएंगे। वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, एम, ए और एफ। तो हम अपने कंपाइलर से रिक्वेस्ट करें कि कंपाइलर हमें 3 वेरिएबल चाहिए,
एम को स्पेस दो, ए को स्पेस दो, किसको स्पेस दो, एफ को। दोस्तों जहाँ मैं परसेंट डी यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे परसेंट आई भी लगा सकते हैं सी लैंग्वेज में, क्योंकि परसेंट आई रिप्रेजेंट करता है इंटीजर वैल्यू को। लेकिन जब मैं जावा सिखाऊंगा या जब मैं पाइथन सिखाऊंगा तो वहाँ पे इंटीजर के लिए केवल परसेंट डी चलता है। तो सी लैंग्वेज में परसेंट डी से भी काम चल जाएगा, परसेंट आई से भी काम चल जाएगा, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस में इंटीजर के लिए केवल क्या, परसेंट डी। तो हम यहाँ पे एक जगह पे परसेंट आई कर देते थे। अब यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा दोस्तों, क्या, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे मैं एक प्यारा सा मैसेज शो कर रहा हूँ दोस्तों, प्रिंट एफ। अब हमें टीचर ने सिखा दिया पहला प्रोग्राम, तो क्या, फोर्स इक्वल टू परसेंट। अच्छा मैं पहली बार जब पहुंचा 10th क्लास में तो टीचर ने कहा भूपेंद्र तुमने उसकी यूनिट नहीं लिखी। मैंने कहा सर ये यूनिट क्या होती है। तो जैसे भी आपने देखा कि मैंने लिखा था कि मास केजी में होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे ही दोस्तों फोर्स को यूनिट इन न्यूटन्स, एनर्जी क्या होता है, जूल्स। एनर्जी हमेशा जूल्स में निकलती है। जैसे दोस्तों दिया जलाते हैं हम लोग, दिए में तेल डालते हैं, देर तक जलता है, कभी उसमें पेट्रोल डाल के देख लेना, पेट्रोल जल्दी जल जाएगा, लेकिन एनर्जी ज़्यादा जनरेट करता है पेट्रोल। यानी पेट्रोल से जला हुआ व्यक्ति ज़्यादा खतरनाक तरीके से जल जाता है। क्यों, क्योंकि वो कम समय में बर्न हो जाता है। तो कंक्लूजन निकला कि एनर्जी किससे कैलकुलेट होती है, जूल से। इस कारण से गाड़ियाँ किससे चलती है, पेट्रोल से। चलिए कंपाइल किया जाए। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर नाराज़ हो गया। कंप्यूटर कह रहा भाई भूपेंद्र तूने सी कहाँ डिफाइन किया है। जामशेदपुर मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया, क्योंकि मैं सिखाना चाहता था कि वेरिएबल डिक्लेरेशन का फ़ायदा क्या है, कि हम बस वही चीज़ यूज़ कर सकते जो हमने डिफाइन की है। तो हमें पता है कि यहाँ पे अब सी नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं और इसे रन करते हैं। तो कंप्यूटर भी कह रहा है भाई भूपेंद्र तुम मास बताओ। दोस्तों मुझे 1 किलो ही पसंद है और एक्सेलरेशन मुझे पसंद है दोस्तों से 10। तो हमें कितना बल लगाना पड़ेगा, 10 न्यूटन्स का। अगली क्लास में मैं एक और फोर्स पढ़ेंगे। न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था दोस्तों, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो न्यूटन के 2 फोर्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स जो ट्रकों में अप्लाई होता है या ट्रेन में अप्लाई होता है, जबकि सेकेंड फोर्स जो नीचे ऊपर से कोई नीचे चीज़ गिरती है, जिसके लिए कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगली क्लास में हम वो प्रोग्राम भी सीखेंगे। इस प्रोग्राम को बनाने का बस एक ही उद्देश्य था कि हाँ आपको एक आइडिया लग गया कि अगर टीचर में एडिशन का प्रोग्राम सिखा दें तो घर बैठ के हम अपने दिमाग से कुछ और प्रोग्राम भी डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों भाई टीचर तो मेरा काम है हर चीज़ को कई तरह से करके दिखाना। तो वापस मैं आज के पहले प्रोग्राम को ओपन कर लेता हूँ। अब हम दोस्तों इस प्रोग्राम में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने ए अलग इनपुट करवाया, बी अलग इनपुट करवाया, लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ कि हमारा यूज़र पहले ए इनपुट करे फिर स्पेस के साथ बी इनपुट करे। तो मैं सिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि हम चाहे तो मल्टीपल इनपुट एक साथ ले सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि परसेंट ही 2 बार लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और बीच में कोई स्पेस नहीं देना है। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे गलती से स्पेस दे देते हैं, ये गलत है। बीच में कहीं भी स्पेस नहीं, दोनों परसेंट ही जुड़े हुए आएंगे। अब क्योंकि 2% यानी कितने वेरिएबल, 2। भाई पहली वैल्यू किसके एड्रेस पे, ए की एड्रेस पे, और दूसरी वैल्यू किसके एड्रेस पे, बी की एड्रेस पे। जैसे फ्लिपकार्ट वाले अपना सामान डिलीवर करने आते हैं तो केवल एक व्यक्ति को तो डिलीवर करते हैं। पहला पार्सल पहली एड्रेस पे, दूसरा पार्सल दूसरी एड्रेस पे। सो टेक्निकली इसका फ़ायदा क्या हुआ कि कल को अगर आपको सी, डी, ई बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, तो
तो आपका काम कितना आसान हो जाता दोस्तों कि बस आप लिखते परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी, और यहाँ पे क्या कर देते दोस्तों, उतने वेरिएबल्स ऐड करते जाते। तो मैं ऐसे टीचर सिखाना चाहता हूँ कि हम चाहे तो एक समय पे एक ही इनपुट लें, चाहे तो एक समय पे मल्टीपल इनपुट्स भी ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं केवल 2 ही वेरिएबल्स की जरूरत है, तो हम 2 वेरिएबल्स यहाँ लिख देते हैं। अब प्रोग्राम क्योंकि चेंज किया तो उसको सेव करना पड़ेगा, ये फ्लॉपी बनी हुई है यहाँ पे। इसे कंपाइल कर लेते हैं और इसे रन करते हैं। सिस्टम कह रहा है भूपेन तुम ए और बी इनपुट करो, तो मैंने कहा 9 स्पेस 2। अब देखो मैंने कहीं ना कहीं मिस्टेक की होगी यहाँ पे कितने परसेंट लगाया मैंने, 5। तो मजबूरन मुझे 5 वैल्यू देनी पड़ेंगी दोस्तों। उनमें से वैल्यू यूज़ कितनी होंगी, केवल उसमें से केवल 2 वैल्यू यूज़ होंगी। तो अभी हाल ही फिलहाल इसे करेक्शन कर दिया जाए। चलो अच्छा हुआ ये हुई हमसे मिस्टेक, इससे हमें आइडिया लग गया कि जितने परसेंट होंगे उतनी वैल्यूज पहले वो वेट करेगा। चलिए तो अब हम वैल्यूज इनपुट करते हैं 9 स्पेस 2। तो सिस्टम कह रहा है कि 9 + 2 कितना होता है, 11। आगे चल के हम पढ़ेंगे दोस्तों कि स्पेस के अलावा भी हम कुछ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ आज हमें घर में 2 तरह से प्रोग्राम बनाने हैं। पहले एक समय पे एक इनपुट और दूसरा एक समय पे मल्टीपल इनपुट्स। हम चलते दोस्तों हमारे आज के अंतिम कंसेप्ट पे, अबाउट कीवर्ड्स, वेरिएबल्स इन कॉन्स्टेंट्स। कि कीवर्ड क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स क्या होता है। दोस्तों अब हम डिस्कशन करना चाहेंगे कीवर्ड्स क्या होते हैं। किसी भी भाषा के रिजर्व वर्ड्स जिनका मीनिंग पहले से ही फिक्स्ड हो, उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें सी लैंग्वेज की, तो सी लैंग्वेज में इंटीजर, फ्लोट, इफ, वाइल, ये सभी के हैं कीवर्ड्स। जिसमें से हमने आज एक ही यूज़ किया, वो कौन सा था, इंट। जितने भी हमारे सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स हैं वो सभी क्या है, स्मॉल केस लेटर्स में है। तो चाहे मैं सी सिखाऊं, चाहे C++ सिखाऊं, चाहे जावा या C#, इन सभी में कीवर्ड्स हमेशा क्या होंगे, स्मॉल केस लेटर्स में। अब कैंपस में पूछा जाएगा दोस्तों कि सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स होते हैं, तो सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स हैं, जिस कारण से सी लैंग्वेज को सीखना बहुत आसान है। C++ में 32 कीवर्ड्स तो वही जो सी में थे। जब पहली बार C++ बनाया गया तो 16 कीवर्ड्स ऐड किए गए। लेकिन जैसे से नए वर्जन्स आए तो कुछ और कीवर्ड्स ऐड हुए, लेकिन फिर बाद में कितने हुए, 12, फिर 3, फिर 4, फिर 7। तो टोटल अगर हम आज गूगल सर्च करेंगे तो हमें कितने कीवर्ड्स मिल जाएंगे, 67। कैंपस में हमसे पूछा जाएगा कि सी में कौन कौन से कीवर्ड्स, उनके नाम बताएं। तो ऐसे टीचर मैंने आप लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ पे कीवर्ड्स के नाम लिखे हुए हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स हम आगे चल के सीखने वाले हैं। तो ये हैं वो 32 कीवर्ड्स जो हम आगे चल के यूज़ करने वाले हैं। अब हमें घर में करना क्या है, जैसे से ऐसे टीचर मैंने आप लोगों को सी के कीवर्ड्स यहाँ पे 32 बता दिए हैं, वैसे में 67 कीवर्ड्स ढूंढे, लेकिन 67 में से कितने हटा देने, 32, बचे केवल 35। तो आपको कॉपी में लिख लेना कि वो कौन कौन से 35 नए कीवर्ड्स हैं जो सी में नहीं थे। अब देखिए कीवर्ड्स पता होने से फ़ायदा क्या होता है। हमसे कहा जाएगा भाई लिस्ट दे के बताओ कि वो कौन सा चीज़ है जो कीवर्ड नहीं है। देखिए लिखा है टाइप डेफ, अब ढूंढे तो टाइप डेफ यहाँ पे है, यहाँ लिखा है ASM, तो ASM यहाँ पे है। अब आप हर प्रोग्राम में क्या लिखते हो, इंक्लूड। तो कई स्टूडेंट डी पे टिक करके आते हैं, लेकिन दोस्तों सही आंसर क्या है, ए, इंक्लूड। क्यों, क्योंकि पिछली क्लास में हमने ध्यान से पढ़ा था कि इंक्लूड क्या है, एक डायरेक्टिव है। तो कंक्लूजन निकला कि इंक्लूड एक
डायरेक्टिव है ना कि कीवर्ड। डायरेक्टिव का मतलब है कंपाइलर को डायरेक्शन देना, जबकि कीवर्ड का मतलब है जिसका कुछ काम है, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करा एग्जीक्यूशन के दौरान। तो कीवर्ड्स एग्जीक्यूशन के दौरान चल रहे हैं, जबकि डायरेक्टिव कंपाइलर से पहले चल रहा है। अच्छा, फिर अभी हमने कीवर्ड्स तो पढ़ लिए, लेकिन आज हमने जब 2 नंबर को एडिशन का प्रोग्राम सीखा था दोस्तों, तो हम लिखा था ABC, और ABC को मैंने क्या कहा था, वेरिएबल्स। तो टीचर हमसे वाइवा में पूछेंगी, ये क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है। तो जो कैंपस में पूछा जाए वो CQ, जो वाइवा में पूछा जाए वो VQ। तो टीचर मुझसे पूछेंगे वाइवा में, भाई भूपेंद्र वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो लिखा है प्रोग्रामर डिफाइंड नेम अदर देन कीवर्ड, यानी एक ऐसा नाम जो प्रोग्रामर ने अपने मन से सोचा है, लेकिन कोई भी वो नाम किससे मैच नहीं होना चाहिए, कीवर्ड से। क्यों? क्योंकि C कंपाइलर में कीवर्ड पहले से रिजर्व्ड है। मनोहर आम खाता है इज करेक्ट सेंटेंस, लेकिन संतरा आम खाता है इज करेक्ट सेंटेंस। क्यों? क्योंकि संतरा खुद के एक फल है, तो संतरा कभी भी आम को नहीं खाता। तो कंक्लूजन निकला कि जिस तरह से हिंदी में गलत सेंटेंस हो जाएगा, वैसे प्रोग्रामिंग में भी क्या हो जाएगा, गलत सिंटेक्स हो जाएगा। अच्छा, अब टीचर हमसे वाइवा में कहेंगे कि वेरिएबल्स को और क्या कहते हैं? तो वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर्स। जैसे पहली मेरी आप लोगों से पहले दिन मुलाकात हुई, तो मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है। क्यों? क्योंकि जब तक अपना नाम नहीं बताएंगे, हम आपको आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे। ऐसी ऑनलाइन दोस्तों से मैंने कहा कि फ़ोटो ID भेजो, क्योंकि जब तक आप फ़ोटो ID नहीं भेजोगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि किसने ज्वाइन किया। क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि स्पैम यूजर्स को रोका जाए। तो जब तक आपका कोई ID मेरे पास नहीं होगा, तब तक मैं कैसे डिसाइड कर पाऊंगा कि वो स्पैम यूज़र है या ऑथेंटिक यूज़र है। अब दोस्तों, भविष्य में जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, चाहे जावा या C#, तो वेरिएबल बनाते हो तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे जो भी वेरिएबल हम बनाएंगे वो अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। और भी बहुत सारे रूल्स हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ, आज हमें समझ में आ गया कि कीवर्ड जो पहले से रिजर्व्ड हो, वेरिएबल जो हमने डिफाइन किया। अंत में हम बात करेंगे दोस्तों कांस्टेंट की। कांस्टेंट भी एक वेरिएबल है, एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, यानी उसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। अब C लैंग्वेज में किसी को भी कांस्टेंट बनाने के लिए हम कॉन्स्ट लगाते हैं। जावा में क्या लगाते हैं, फाइनल, जबकि C# में क्या लगाते हैं, रीड ऑनली। जैसे दोस्तों हमने अभी बात की थी एरिया ऑफ सर्कल की, तो एरिया ऑफ सर्कल में पाई चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट फ्लोट। अब फ्लोट क्यों आ गया? क्योंकि होल नंबर्स के लिए इंटीजर होता है, फ्रैक्शंस के लिए क्या होता है, फ्लोट। तो मैं सिस्टम से कह रहा हूँ कि सिस्टम भैया मुझे पाई नाम का एक वेरिएबल चाहिए 3.14, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई भी उसकी वैल्यू को परिवर्तित ना करे। तो जैसे ही हमारे दोस्त गगन ने से चेंज करने की कोशिश की तो एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसे क्या डिफाइन किया हुआ है, कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ है। ऐसे दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि हम अगली क्लास में क्या सीखने वाले हैं, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो हम क्या लिखने वाले हैं उस केस में, हम लिखेंगे कांस्टेंट डबल G = 9.8। अब मैं 200 से क्या उम्मीद कर रहा हूँ घर में? सबसे पहले दोस्तों मेरे चैनल पे टेक कोड गुरुजी पे एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बना हुआ है, आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन। भाई सिंपल सी बात है, मैं टीचर ने एडिशन का प्रोग्राम सिखा दिया। अब एडिशन के प्रोग्राम के बाद ये प्रोग्राम सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे C एक कांस्टेंट है जो बराबर होता है दोस्तों यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8 जीरोस। देखिए 9 तो नहीं हो गए, हाँ 9 हो गए, जो रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट को। तो इस प्रोग्राम के थ्रू मैं सिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा मैं अपने दोस्तों से क्या उम्मीद कर रहा हूँ, जो कोड विद भूपेंद्र है उसमें वीडियो में क्या दोस्तों, टॉप 10 डिफरेंसेस बिटवीन टर्बो C एंड कोड ब्लॉक्स।
तीसरा मैं दोस्तों से क्या उम्मीद कर रहा हूँ, हमारे किसी फ्रेंड ने पूछा इंटरव्यू क्वेश्चन, हाउ टू प्रिंट % यूजिंग प्रिंटर। तो ये भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। कौन से चैनल पे? CWB कोड विद गूगल। आप नहीं देखोगे दोस्तों तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली लॉस आपका होगा। और इन चीज़ों का मैं क्लास में ले सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने पहले से अपने दोस्तों के लिए अपलोड किया हुआ तो काफ़ी समय बच जाएगा अगर मेरे दोस्त इसे देख लेंगे एक बार। तो आज जब मैं गूगल क्लासरूम 3 अपलोड करूँगा तो इन वीडियोज़ के लिंक भेज दूँगा आप लोगों को, जिससे कि समय निकाल के आपने देख पाए।